हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोगों का पेपर 16 फरवरी को है, तो आज ये वीडियो आपको देख कर ही जानी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और आपको सभी को तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपका जो एग्जाम है 16 फरवरी को बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से और सब्जेक्टिव टाइप में भी जाएंगे, यानी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है उसको देखेंगे और फिर आगे जो वर्णनात्मक प्रश्न आता है उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु है। ये आपको याद रखना है। मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ और आपको जल्दी जल्दी सभी को नोट कर लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है, आपका समय वेस्ट ना हो, इसलिए मैं सीधे आंसर आपको जो है बता रहा हूँ। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो कौन है, यानी हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो कौन है? इंदुमती है। ये भी आपको जो है याद रखना। ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रश्न ये है कि ठलुआ क्लब के निबंध के रचनाकार हैं गुलाब राय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसे ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या है? गुलाब राय है। तो ये 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे, कोई एक सही रहेगा, आपको उसको OMR शीट में जो है भरना रहेगा। चौथा प्रश्न ये है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां हैं। ये आपको जो है याद रखना है। चौथे प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फिर यदि हम पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न है कि आकाशदीप जो है वो किसकी रचना है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के साथ में। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो बहुत ही फेमस रचनाएं हैं आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, यानी इनके रचनाओं से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न तो आएगा ही, तो आपको याद रखना है। फिर है ठूठा आम। जो ठूठा आम है वो किसका निबंध है? तो ठूठा जो आम है वो किसका निबंध है? भगवत शरण उपाध्याय का। ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फिर ये 7वां प्रश्न है कि गुनाहों का जो देवता है वो किसकी रचना है? तो गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। 8वां प्रश्न ये है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी है, मतलब किसकी है? तो आवारा मसीहा नामक जो जीवनी है वो किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की है। इसको भी आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न ये है कि कलम का सिपाही जो है वो किसकी रचना है? तो कलम का जो सिपाही वो अमृत राय जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर है तितली नामक उपन्यास जो है वो है, तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। चंद्रगुप्त नामक नाटक है, तो चंद्रगुप्त नामक नाटक भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद जी के सभी रचनाओं को आपको बोर्ड एग्जाम पढ़कर जाना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आपका आएगा ही आएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना एक जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको पढ़कर जरूर जाना है। चलिए 13वां प्रश्न है कि दीपदान एकांकी जो है वो किसकी है? तो दीपदान एकांकी जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। मैं आपको सब डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपको नोट करते हुए चलना है। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। मेरी असफलताएं जो किसकी रचना है? तो वो गुलाब राय जी की रचना है। और रश्मि रथी जो है वो किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सेवा सदन जो है वो किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। रस मीमांसा जो है किसकी आलोचना साहित्य है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना जो साहित्य है। इसको भी आपको याद रखना है। और फिर 20वां प्रश्न ये है कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 20 क्वेश्चन इधर हो गए। अब इधर हम स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको एक बार पढ़ लेना है, इसलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ, सभी को नोट कर लेना। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो रस मीमांसा किसका आलोचना साहित्य? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा? गुलाब राय की है मेरी असफलता। गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा अभी मैंने बताया किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ये आपको याद रखना है। फिर है हिमाचल की पुकार नामक आलोचना साहित्य है, तो जयप्रकाश भारती जी की है। ये भी आपको याद रखना। कामायनी नामक महाकाव्य किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। शेखर एक जीवनी किसकी है? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास जो किसकी है? अज्ञेय जी की है। चिंतामणि नामक निबंध किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। इंद्रजाल किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। और फिर है पंचपात्र नामक जो रचना है किसकी है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। और फिर है कि त्रिवेणी जो है किसकी रचना है? तो त्रिवेणी जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। नासकेतु उपाख्यान जो है वो किसकी रचना है? तो वो सदल मिश्र जी की रचना, आपको पता होगा। गुनाहों का देवता जो है वो किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास मैंने आपको बताया परीक्षा गुरु है। चलिए कुछ और प्रश्नों को भी देख लेते हैं हम।
तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ये अंतिम है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो अब ये लास्ट वाला ही है, उसके बाद में सब्जेक्टिव वाले आएंगे। तो बाबू गुलाब राय जो है किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर चिंतामणि जो है वो किसकी रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। फिर वही गबन जो है किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। फिर शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 ईस्वी तक, ये आपको याद रखना है। फिर है आपका कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है। और वहीं सातवां प्रश्न ये कि मधुशाला जो है वो किसकी रचना है, तो मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है भारत भारती जो है वो किसकी रचना है, तो भारत भारती किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फिर है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो सन 1843 से लेकर अब तक का जो समय वो आधुनिक काल की श्रेणी में जाना जाता है। बाकी आपको भक्ति काल, आदि काल, रीति काल का भी समय अवधि पता होना चाहिए, मैंने वीडियोज़ में बताया है, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं मेन ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी बता दूँ, समय आपको बहुत कम है। मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम रीतिकाल के जो हैं कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य ही होता है। फिर आएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। रस छंद अलंकार से प्रश्न आएगा, प्रत्यय उपसर्ग से ही प्रश्न आएगा, समास से ही प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आ का, ठीक। प्रत्यय के कितने भेद हैं, 2। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। तिरंगा में कौन सा समास है, द्विगु समास। फिर है आंसू का तत्सम रूप है, तो अश्रु है आंसू का तत्सम रूप। और 20वां प्रश्न ये अंतिम प्रश्न है कि कलम का सिपाही जो है वो नामक कृति के लेखक हैं, तो अमृत राय जी हैं। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप वाले। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो लेखक की रचनाएं आएंगी, कवि की रचनाएं आएंगी, किस युग के, ये भी पूछेगा। रस छंद अलंकार से सवाल आएंगे, समास से आएगा, तत्सम तद्भव से आएगा, विभक्ति और वचन से आएगा, प्रत्यय और उपसर्ग से आएगा। तो 20 नंबर का प्रश्न सब यहीं से मिलाकर जो आएंगे। तो आपको जो मैंने बताया है इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे और सब्जेक्टिव टाइप के, यानी एक एक जो महत्वपूर्ण जो है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो 50 नंबर का आएगा क्या, वर्णनात्मक वाले प्रश्न जो रहेंगे वो 50 नंबर के आएंगे, 50 नंबर का रहेगा। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स। और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप कितना समय मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 1 आवर्स का जो है समय दिया जाएगा। और इसको आपको OMR सीट मिलेगी, उसी में जो है इसको जो है भरना रहेगा, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए हम एक एक करके सब्जेक्टिव टाइप वाले को भी देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं उसको भी मैं आपको जो है बताता हूँ। तो ये है आपके सामने पहला प्रश्न। तो गद्यांश से एक क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का रहेगा। आपको पता होगा कि गद्य से सवाल आएगा, 6 नंबर का रहेगा, 3 प्रश्न रहेंगे उसके अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह गद्यांश, आप देख सकते हैं ये गद्यांश जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि विश्वासपात में से बड़ी रक्षा हो, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात में जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार को पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम। तो जो ये गद्यांश ये 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपका गद्यांश, तो ऐसे ही आपको लिख देना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल कंपल्सरी रहेंगे, एक संदर्भ लिखने के लिए आएगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक तीसरा सवाल ऐसे पूछ लेगा। ये 2 चीज़ तो बिल्कुल पक्का रहता है, आएगा ही, एक संदर्भ और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा एक सवाल इसी पैराग्राफ से रिलेटेड दे देगा, यानी गद्यांश से रिलेटेड दे देगा। चलिए तो इसको कैसे करना है, आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से जो है वो लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। अब आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। तो जो ये अंडरलाइन वाला भाग आप देख रहे हैं ना, इसी को आप रेखांकित अंश की व्याख्या करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ अंडरलाइन है इसी को आपको थोड़ा सा अच्छे रूप में लिखना पड़ेगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी, जैसे कि लिखा, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वाद किसी निपुणता और परख होती है, अच्छी सी अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसे ही मित्रता करने का प्रतिपुरुष को, तो यहाँ तक है, कोमलता होती है। तो कैसे लिखना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या की शुरुआत में आपको लिखना है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए
आपको ऐसे लिखना है, किसी लेखक के अनुसार आपको डालना है। जब भी आप रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो जिस पाठ का उसके लेखक कौन है उसके अनुसार आपको लिख देना। मतलब ये जो है, जो ये गद्यांश है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से लिया गया ना, उनके पाठ से लिया गया। किसके? ये मित्रता चैप्टर से लिया गया। तो किसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको शुरुआत में उस लेखक का नाम डाल देना है, के अनुसार, यानी लेखक के अनुसार, लेखक में आपको उस लेखक का नाम डालना है। ऐसे ही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या की शुरुआत करनी है। जैसे अगर ये गद्यांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लिया जाता तो यहाँ पे आपको लिखना रहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से लिया गया तो इसलिए आपको ऐसे लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको ऐसे शुरुआत में आपको ऐसे ही लिखना है, इनके अनुसार, यानी जो भी उस मतलब चैप्टर के लेखक हैं उनके अनुसार आपको लिख देना इस तरीके से। फिर आपको करना क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्यों में कुशल और जानकार होता है। उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराई को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है। वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रता करने का जो प्रयास करना चाहिए। तो ये है, तो मतलब इसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर अपने भाषा में इसको सरलतापूर्वक लिख देना है, सरलतापूर्वक जो है वो लिख देना, इस चीज़ को जो है सरलतापूर्वक लिख देना है आपको। जैसे कि ये जो इतना छोटा सा लिखा, आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो शुरुआत में आपको लेखक के अनुसार डालना और फिर इसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर लिख देना, अपने भाषा में अच्छे शब्दों में लिख देना है, अच्छे से लिखना है इसको। तो इस तरीके से आपको जो है वो लिखना है। तो ये तो होगा गद्यांश। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और ये दूसरा प्रश्न आएगा, तो दूसरे प्रश्न में क्या रहेगा, दूसरा प्रश्न भी 6 नंबर का रहेगा। इसमें भी कुल 3 प्रश्न रहेंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा पद्यांश से, यानी आपको उस पद्यांश का क्या लिखना पड़ेगा, यानी पद्यांश से सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे पूछा जाएगा सवाल। तो इस तरीके से प्रश्न आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का जो है उत्तर लिखिए। तो इस तरीके से प्रश्न आएगा पद्यांश पर कि 3 प्रश्नों का जवाब आपको देना रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और एक अन्य प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से। तो पद्यांश में जो है वो 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या और एक आपका रहेगा संदर्भ कैसे लिखना है। तो ये चीज़ आएगा, संदर्भ लिखने के लिए भी आएगा और तीसरा अन्य क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हम इस ये जो पद्यांश है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है, तो आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। ये पूरा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। तो ये हो गया संदर्भ। आप प्रसंग भी लिख सकते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखना है, कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं, वहाँ ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा जो है वो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो बोर्ड एग्जाम में तो केवल थोड़ा सा आपको करना रहेगा, जैसे कि ये एक पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा पंगु गिरी ले हो। तो ये एक पद्यांश, आपको पूरा का व्याख्या नहीं करना पड़ेगा। आपको जो ये अंडरलाइन वाला भाग इतना यही आपको करना रहेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि पता तो नहीं कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो मैं पूरे का व्याख्या करा रहा हूँ। आपको पूरे का ही पढ़ के जाना है और बोर्ड एग्जाम में जहाँ तक अंडरलाइन होगा वहीं तक का आपको लिख देना है। इसलिए मैं पूरा करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। लेकिन ये तो पता नहीं कि ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आपको पूरा याद करके जाना है, ताकि अगर जो भी जहाँ तक भी अंडरलाइन रहे वहाँ तक आप कर सकें। जैसे कि आ गया, मान लीजिए आ गया पूरा ये ऐसे, और इतना अंडरलाइन भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल अंडरलाइन है और नीचे अंडरलाइन नहीं है, और आप केवल नीचे वाला याद कर गए तब भी तो दिक्कत है। तो मैं पूरा आपको व्याख्या दे रहा हूँ, पूरा आपको पढ़ के जानना है। बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वो आपको कर देना है। चलिए, तो आपको लिखना है व्याख्या में कि व्याख्या में क्या है, हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रातः काल में माता यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माता यशोदा माखन रोटी सजाकर अत्यंत ही प्रेम से खिलवाती थी। मैं नित्य गोपियों गौलों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत कर दिया करता था। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके
ब्रजवल्लभी भगवान हंसा खेला करते थे, जिनके साथ ब्रजवल्लभी भगवान हंसा खेला करते थे, तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में 3 प्रश्न आएगा पद्यांश से, एक संदर्भ आएगा, एक रेखांकित इसकी व्याख्या आएगी और एक अन्य प्रश्न आएगा, वो भी आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है एंड ये प्रश्न है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं लेखक का जीवन परिचय, आपको बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट है, और कवि का। तो 5 नंबर का आएगा, 10 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा बिल्कुल। तो लेखक में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनका मैं जीवन परिचय बता रहा हूँ। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आप उनका संक्षिप्त परिचय दे देना, ताकि अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिले। इसमें आपको नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु और रचनाएं डाल देनी है। नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 में, कहाँ पे हुआ था, बस्ती जिले के गौर नामक गाँव में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और शिक्षा इंटर तक, और मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी। तो पहले आपको इतना बता देना, उसके बाद आपको कैसे जो है वो लिखना है। चलिए यहाँ पे आपको डालना है इस तरीके से जीवन परिचय। आपको डालना क्या है, जीवन परिचय लिखना है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई। पिता के साथ ही मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो है नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका जो देहावसान हो गया। और रचनाएं भी बोर्ड एग्जाम में आएगी, तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी और सूरदास, ये चीज़ है। और फिर महत्वपूर्ण कवि में बात करें तो आपको महत्वपूर्ण कवि में जो सूरदास जी हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें भी आपको संक्षिप्त परिचय डालना है, इस तरीके से आपको लिखना है। नाम भी डाल देना, यहाँ पे छूट गया नाम, तो नाम में इनका सूरदास, जैसे कि पीछे लिखा हुआ था। जन्म सन 1478 ईस्वी में, कहाँ पे हुआ, रुणकता में हुआ। पिता का नाम रामदास, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। मृत्यु लगभग 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। और रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी थी। तो ये चीज़ अब जीवन परिचय आपको ऐसे लिखना है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुणकता नामक गाँव में सन, ये छूट गया यहाँ पे, नीचे लिखा हुआ सन, यहाँ पे रहेगा सन 1478 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ये रहेगा सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए, संगीत का जो है वो अध्ययन किए, ये आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। फिर बचपन से ही विरक्त हो ये गौ घाट पर रहने लगे थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए थे। इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। आपको आप बता देना। फिर रचनाओं में कौन कौन सी हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। तो ये इनके रचनाओं में भी, इनको भी आपको याद कर लेना है। तो 12, 10, 22 नंबर इधर हो गया और 20 नंबर उधर, यानी 42 नंबर का इधर मैंने बता दिया आपको। और एक प्रश्न आपका संस्कृत पद्यांश से आएगा यहाँ से, कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का आएगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदा दुःखभाग् भवेत्। तो ये वाला जो पद्यांश है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इनमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो ये जो पद्यांश है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको तैयार कर लेना। तो ये संदर्भ हो गया। अब हिंदी में अनुवाद करना है। सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। तो ये जो है ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आएगा एक प्रश्न आएगा कि संस्कृत से प्रश्न आएंगे। चलिए इसको भी आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। तो ये जो है ये 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इसमें कौन कौन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनको हम देख लेते हैं। तो इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि चंद्रशेखर का असीत। तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तासीत, ये आपको जो है बता देना है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से।
और दूसरा ये है कि वीर केन पूजते तो वीर वीरेण पूजते, ये आपको बता देना है। तीसरा ये है कि वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, कस्या कूले स्थिता, तो वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, ये मेरा तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न ये है कि वाराणसी कैसा संगम स्थली अस्ति, तो इय नगरी विविधाना कलाना शिल्पाना च कृते लोके विश्रुता, विविधना ये आपको बता देना है, ये हो जाएगा। फिर पांचवा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसिया मरणम मंगलम भवति। तो ये होगा, यहाँ से आपको जो हो 4 नंबर जो बिल्कुल, कितने नंबर, 4 नंबर बिल्कुल यहाँ से भी आपके पक्के हो जाते हैं। और एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह आएगा, आप देख सकते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो है, कोई एक श्लोक जो लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, यानी ऐसा आपको लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसे श्लोक। जैसे आपको यही उठा के नहीं लिख देना है, जैसे कि एक श्लोक आता है इसमें, तो आपको वो नहीं लिखना है, आपको कोई दूसरा लिखना है। तो इसमें आपको कौन कौन सा तैयार कर लेना। सबसे आसान क्या है इसमें, 2 नंबर का आएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। एक आपको ये तैयार कर लेना। अगर ये आ जाता है एग्जाम में तो आपको इसको नहीं लिखना, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। बंधन मरण वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर भाव ही वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता, ये भी आपको याद कर लेना है। तो इन 2 को आपको याद कर लेना है। आप तीसरे को भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन ये 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपको इनको तैयार कर लेना। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से जो है 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, निबंध पे सवाल आता है 9 नंबर का। तो महत्वपूर्ण निबंध भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 9 नंबर का जो निबंध है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको कौन सा जो है वो तैयार कर लेना है, वो भी मैं आपको जो है बता रहा हूँ। चलिए, तो इस तरीके से प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कुल 4 विषय दिए जाएंगे, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण पर आ सकता है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या पर आ सकता है, नारी सशक्तिकरण पर भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है सवाल। तो मैं आपको बता रहा हूँ जनसंख्या वृद्धि पर, आपको जनसंख्या पर आपको कैसे जो है वो लिखना है। जनसंख्या भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 9 नंबर पर प्रश्न आएगा, तो आपको ऐसा लिखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिख देना है, बड़े बड़े शब्दों में आपको लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 9। फिर लिखना है फिर नीचे आपको लिख देना है जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, और अब आपको ऐसे लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। 9 नंबर पर पूछा गया तो 9 नंबर में आपको इसे लिख देना है। फिर रूपरेखा में जो चीज़ आप इस विषय पर जो जिन पॉइंट पर लिखना चाहते हैं आपको रूपरेखा में ही बता देना उसको। जैसे कि मैं प्रस्तावना लिखूंगा, और फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण और उपसंहार, लास्ट में उपसंहार ही रहता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो आपको यही करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो जो चीज़ लिखना है आपको, जिन पॉइंट के बारे में आप इसमें बताना, आपको यहाँ शुरुआत में लिख देना है। तो आपको स्टार्टिंग करना है प्रस्तावना से। तो इसमें कैसे लिखना है कि बम विस्फोट के बारे में हम जाने कब से सुनते चले आ रहे हैं। इधर के वर्षों में हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि भी इतनी तेज़ी से हुई है कि उसे विस्फोट की संज्ञा दे दी गई है। इस तेज़ी का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि 1940 ईस्वी के आसपास हमारे देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। लगभग बताया गया 40 करोड़ थी। और 1947 ईस्वी में भारत के आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हो गया था, तब भारत की जनसंख्या कितनी थी, 39 से 40 करोड़, जब पाकिस्तान अलग हो गया था। ये अनुमान वाला है, यानी लगभग में बताया गया है। फिर आपको लिखना है कि वर्तमान समय में जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 140 करोड़ है, जो चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये आपको इतनी चीज़ें प्रस्तावना में बता देनी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना है। प्रस्तावना में थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में भी जिक्र कर देना है कि 1940 में लगभग 40 करोड़ थी, और जब पाकिस्तान अलग हुआ तब भी लगभग 39 से 40 करोड़ जनसंख्या थी। 1950 में जब पाकिस्तान अलग हो गया भारत से तब थी, और लगभग जो वर्तमान समय में लगभग बताया कितना है, 140 करोड़ है। तो ये चीज़ आपको प्रस्तावना में इस तरीके से लिखना है। और फिर आपको हेडिंग डालना है जनसंख्या में वृद्धि के कारण। तो देश की स्वतंत्रता के बाद उसकी जनसंख्या में जो इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई है, उसका एक मुख्य कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं हैं। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, और मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों में परिवार बढ़ाने की होड़ सी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इस धारणा पर जोर दिया जाता है कि जोई ढेर सोई शेर, अर्थात जिस परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी ही अधिक होगी उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है, यानी अशिक्षा है, ये आपको बता देनी सबसे मेन कारण है अशिक्षा, शिक्षित नहीं है लोग। तो ये चीज़ भी आपको बता देना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण में आपको इतनी चीज़ों के बारे में जिक्र कर देना है। फिर यदि हम बात करते हैं निवारण में, तो निवारण में आपको कौन कौन सी चीज़ों को लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है कि जनसंख्या की तेज़ वृद्धि को कैसे रोका जाए, इस बारे में सरकार की ओर से बराबर प्रयास होते रहे हैं, किंतु उनमें आंशिक ही सफलता प्राप्त हुई है। फिर आपको बताना है जनसंख्या को तभी रोका जा सकता है जब हमारे जो समाज की जो स्त्रियां हैं पढ़ी लिखी व जागरूक हों। भारत सरकार को जनसंख्या कम करने के लिए कड़ा कानून जो है बनाना चाहिए तथा उसे ठीक से पालन करवाना चाहिए। ये चीज़ आपको निवारण में लिख देना है। और फिर आपको उपसंहार में लिखना है कि कठिनाई यह है कि यह युग उपभोगवाद में विश्वास रखने वाला युग है। पाश्चात्य विचारों और जीवन शैली के प्रचार से इन प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पूर्वजों के आदर्शों को याद करें और पुनः उन पर आचरण करना सीखें। तो इस तरीके जो है आपको उपसंहार में लिख देना है। तो ये हो गए, इस पर आपको इस तरीके जो है निबंध लिखना है इस तरीके से। तो ये हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपका पेपर है 16 फरवरी को, तो आपको अच्छे से तैयार करके इसको जाना है ताकि आपके एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटे ना। तो ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको बताएं। आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है।